Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for an MD-CAT session. इस नेशनल MD-CAT के PMC के सिलेबस का आज का लेक्चर प्रोकैरियोट्स से है। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम PMC के कंटेंट्स जो डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स के चैप्टर में तीन बेसिक कंटेंट्स हैं, जिसमें हम सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। अब इस सेलुलर स्ट्रक्चर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसमें फ्लैजिला, सेल वॉल, सेल एनवेलप और उसके साथ साथ जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया यानी कि हम डिफरेंट जो साइज में वेरिएशन है उसकी बात करेंगे और उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ शेप को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। थर्ड पॉइंट जो देखेंगे दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। जब हम इंपॉर्टेंस के लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाती है, और सेकेंडली कंट्रोल में फिजिकल और केमिकल कंट्रोल के लिए जो डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इन कंटेंट्स में जो स्टार्ट करते हैं दैट इज साइज ऑफ बैक्टीरिया। जब साइज कहा जाता है तो सबसे पहले जो एक बेसिक पॉइंट है दैट इज अबाउट रेंज। बैक्टीरियल सेल जो है वो किस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। हम ये जानते हैं बैक्टीरिया नॉर्मली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसलिए इनका साइज माइक्रोमीटर्स में होता है। तो माइक्रोमीटर्स में जो रेंज है दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर मिनिमम और मैक्सिमम अप टू 600 माइक्रोमीटर इन साइज कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब ये एक जनरल रेंज है और अगर स्पेसिफिकली डिफरेंट बैक्टीरियाज की बात करें तो उसमें माइकोप्लाज्मा जो है वो 100 to 200 नैनोमीटर जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी कंसिडर किया जाता है, और इसी को अगर हम 100 to 200 नैनोमीटर के अलावा 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली इकोलाई जो बैक्टीरिया है इसका साइज एक्चुअली विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं और 2 to 6 माइक्रोमीटर इन लेंथ इन बैक्टीरिया को कंसिडर किया जाता है। स्पाइरोचीट की बात करें तो ये 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ हो सकते हैं, और स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं इनकी रेंज 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर कंसिडर की जाती है। और जो सर्जन फिश में मौजूदा बैक्टीरिया है जिसको हम एपिलोपाइशियम फाइशलसोनी का नाम देते हैं, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता है जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 600 माइक्रोमीटर बाय लेंथ और 80 माइक्रोमीटर बाय विड्थ है। तो ये डिफरेंटली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सिंपली स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के नाम से, लार्जेस्ट बैक्टीरिया और बाय नेम बैक्टीरिया का नाम देके पूछा जा सकता है कि इस बैक्टीरिया की जो साइज है या इसकी लेंथ क्या है या विड्थ क्या है। तो डिफरेंटली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइज के बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज अबाउट शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो उस पार्ट के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। शेप ऑफ बैक्टीरिया में बेसिकली या जनरली बैक्टीरियल शेप तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई की जाती हैं, जिसमें राउंड फॉर्म हो सकती है कोकाई, या रॉड शेप हो सकती है जिसको हम बेसिलाई कहते हैं, और स्पाइरल शेप हो सकती है जिसको हम हेलिकल फॉर्म का नाम दे सकते हैं। ये तीन मेजर डिवीजन्स हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया इन तीन शेप्स में मौजूद होते हैं, लेकिन सम बैक्टीरिया आर प्लियोमॉर्फिक यानी कि उनकी शेप जो है वो वेरिएबल हो सकती है, और उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो बैक्टीरियल शेप्स हैं हम कहते हैं कि दीज आर ट्राइकॉम फॉर्मिंग, शीट्ड, लॉब्ड, स्टार्क्ड, स्क्वायर और डिफरेंट जैसे एटसेट्रा का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब जनरल जब बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप किया जाएगा तो 3 टाइप्स होंगी, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया।
जब हम इन तीन कैटेगरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम स्पाइरल की बात करें जो कि हेलिकल होते हैं, ये 3 मेजर टाइप्स के हो सकते हैं। विब्रियो जो कि कॉमा शेप हैं, जबकि जो स्पाइरोचीट और स्पाइरेलम है ये स्पाइरल और हेलिकल होते हैं, स्प्रिंग लाइक होते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पाइरोचीट इज ऑलवेज थिन एंड फ्लेक्सिबल, जबकि स्पाइरेलम जो है वो थिक और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक्चुअली हम थिन और फ्लेक्सिबल एंड थिक एंड रिजिड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ये 3 बुनियादी शेप्स जो हैं वो कंसिडर की जाएंगी। जब हम कोकाए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेकंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो कोकाए को जनरली राउंड फॉर्म या ओवल या स्फेरिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब जो कोकाए हैं जो कि राउंड, ओवल या स्फेरिकल हो सकते हैं, उसमें हम कहते हैं कि डिफरेंट प्लेन ऑफ डिवीजन्स होती हैं। अब प्लेन ऑफ डिवीजन की बुनियाद पर यानी कि किस तरह डिवाइड करेंगे, 1 प्लेन ऑफ डिवीजन में डिवाइड करेंगे, मींस हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। सेकेंडली 2 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्लेन में, या रैंडम डिवीजन हो सकती है। तो अगर 1 प्लेन डिवीजन में सिंगल डिवीजन हो तो उससे डिप्लोकोकस बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया इस सूरत में मौजूद था और वो सेंटर से यूं डिवाइड किया तो 2 फॉर्म्स में या डिप्लोकोकस बने, जिसकी एग्जांपल हमारी बुक में दी गई डिप्लोकोकस निमोनाई। एंड सेकेंडली अगर एक से ज्यादा डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन 1 प्लेन में हो तो उसको हम नाम देते हैं चेन ऑफ बैक्टीरिया या चेन ऑफ कोकाई, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। और जब 2 प्लेन में डिवीजन हो, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया मौजूद है, इसकी पहली डिवीजन यूं हो तो 2 बैक्टीरिया बन गए। अब सेकंड प्लेन में डिवीजन हो जाए तो उससे 4 यानी कि टेट्राहेड्रल की अपीयरेंस आ जाती है। और जब हम 3 प्लेन में कहते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज जी एक्सिस, जिसकी वजह से टायर्स ऑफ 4 फ्रंट पे हो जाते हैं और 4 बैक साइड पे हो जाते हैं, जिस वजह से 8 साइड स्टेज बनती है, जिसको नाम दिया जाता है सार्सिना। तो इसका मतलब 1 प्लेन में सिंगल डिवीजन डिप्लोकोकस, मैनी डिवीजन स्ट्रेप्टोकोकस, 2 प्लेन में जो डिवीजन्स होंगी उससे टेट्राहेड्रल, और 3 प्लेन में जो डिवीजन होंगी उससे जो बनेगा उसको नाम दिया जाएगा सार्सिना। और अगर रैंडम हो या इर्रेगुलर हो तो उसकी वजह से ग्रेप लाइक अपीयरेंस में जो बैक्टीरियल सेल बनते हैं वो इस सूरत में अपीयर होते हैं, जिसकी एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कंसिडर की जाती है। तो ये कोकाए का जो डिवीजन का प्लान है उसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है। जबकि बेसिलाई में आए जो कि 3rd जनरल फॉर्म है शेप ऑफ बैक्टीरिया में, ये रॉड शेप होते हैं और इनमें डिवीजन ऑलवेज 1 प्लेन होती है, ये कभी भी 2 प्लेन डिवाइड नहीं कर पाते। जैसे अगर हम क्लासिफाई करें तो बैक्टीरिया कभी भी इस तरह से डिवाइड नहीं कर पाते, इनकी डिवीजन हमेशा चेन की सूरत में होगी, जिस वजह से डिप्लोकोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई बनेंगे। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं दे ऑलवेज हैव कैपेसिटी टू डिवाइड इन 1 प्लेन। ये 2 प्लेन, 3 या रैंडम प्लेन में डिवाइड नहीं करते। तो एक्चुअली दैट वाज अबाउट द शेप ऑफ बैक्टीरियम। सेकंड कंटेंट जो हमारे आज के लेक्चर का है दैट इज जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो उसके लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। शेप ऑफ बैक्टीरिया के बाद जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि हम एक्चुअली एक जनरल बैक्टीरिया के जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि उसके जो ऑर्गेनल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करें। जैसा कि प्रीवियस बोर्ड पर हमने शेप ऑफ बैक्टीरिया में ये देखा कि 3 बुनियादी शेप्स होती हैं, जिसमें स्पाइरल में विब्रियो, स्पाइरोचीट और स्पाइरेलम है। अब जो डिफरेंट शेप्स हैं उसमें स्पाइरेलम और स्पाइरोचीट में हम कहते हैं थिन और फ्लेक्सिबल है, और स्पाइरेलम थिक और रिजिड कंसिडर किए जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम शेप ऑफ कोकाई की बात करते हैं तो 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन और रैंडम में, जिसको डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस,
टेट्रड, सार्सिना एंड स्टेफाइलोकोकस का नाम दिया जाता है। और जब बेसिलाई को अगर हम स्पेसिफाई करें तो डिप्लोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई कंसिडर किया जाता है। दैट नेम्स आर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द बैक्टीरियम। अब यहां पे हम शेप को स्पेसिफाई नहीं कर रहे बल्कि जनरलाइज्ड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, जिसमें हम ऑर्गेनल्स देखेंगे कि बैक्टीरिया की बॉडी या बैक्टीरियल सेल में कौन से ऑर्गेनल क्या स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं और क्या फंक्शनल। सबसे पहला अगर स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज अबाउट फ्लैजिला। फ्लैजिला को क्लासिफाई करें, अगर इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखें तो ये एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेज है। ये केमिकल कंपोजिशन में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है और इसका ओरिजिन बेसल बॉडी होता है। अगर हम बेसिक फंक्शन देखें तो बेसिक फंक्शन है इसका मोटिलिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, और उसके साथ साथ कीमोटैक्सिस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल फ्लैजिलम का होता है। On the basis of presence or absence of flagellum, bacteria are classified into different categories। जैसा कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्लैजिलम नहीं रखते, जिनके पास फ्लैजिलम मौजूद नहीं होता, they are named as atrichous, यानी कि विदाउट फ्लैजिलम। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सिंगल फ्लैजिलम होता है उनको नाम देता है मोनो। मोनो का माने सिंगल, यानी कि एक फ्लैजिलम जो है वो इनके पास एग्जिस्ट करता है। लोफोट्राइकस में लोफो का लफ्जी मतलब होता है टफ, गुच्छा बनना। अगर बैक्टीरिया की बॉडी पे एक साइड पर टफ फ्लैजिला हो तो उसको नाम देता है लोफोट्राइकस। और एम्फीट्राइकस में एम्फी का लफ्जी मतलब होता है टू ऑपोजिट पोल, यानी कि बैक्टीरियल बॉडी के दोनों ऑपोजिट पोल्स पर अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिलम मौजूद हो तो उसको नाम देता है एम्फीट्राइकस। और पेरी का मतलब होता है बिसाइड, यानी कि पूरी बॉडी के साइडों पर अगर फ्लैजिलम मौजूद हो, यानी कि फ्लैजिलम ऑल अराउंड द बॉडी पार्ट, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, पेरीट्राइकस। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम की बुनियाद पर यह डिफरेंट क्लासिफिकेशन की जाती है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज पिल्लाए, और सिंगुलर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पिलस। तो पिल्लाए या पिलस जो है, इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखें तो ये हॉलो होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं, फिलामेंटियस अपेंडेजेस हैं ये, यानी कि फ्लैजिला और पिल्लाए दोनों अपेंडेजेस हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ट्रू पिल्लाए आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसकी केमिकल कंपोजिशन भी फ्लैजिलम से डिफर करती है। ये पिलिन प्रोटीन का बना है, जबकि फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। और इसका फंक्शन जो है वो अटैचमेंट है, ना कि लोकोमोशन। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। इनका काम अटैचमेंट और कॉन्जुगेशन है, जैसा कि जो कॉन्जुगेशन में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर की जाती है बैक्टीरिया में, वो इन पिल्लाए की वजह से होती है, और उसको पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है सेक्स पिल्लाए, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। थर्ड कंपोनेंट जो कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में देखा जाता है दैट इज एक्चुअली सेल एनवेलप। सेल एनवेलप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ लेयर्स एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर जो तमाम लेयर्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है सेल एनवेलप। अब ये सेल एनवेलप जो है वो स्लाइम, कैप्सूल, सेल वॉल, इन तीन लेयर्स पर मैक्सिमम मौजूद हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये तीनों लेयर्स मौजूद हों, और जरूरी नहीं है कि ये तीनों लेयर्स एब्सेंट भी हों। तो इसका मतलब कोई एक लेयर हो सकती है, कोई दो हो सकती हैं, या तीनों ही मौजूद हो सकती हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें ये तीनों लेयर्स नहीं होती, जैसा कि माइकोप्लाज्मा, जिनमें सेल वॉल नहीं बनती, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 2 या 3 लेयर्स जो हैं वो बन सकती हैं। अब जो स्लाइम कैप्सूल है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखें तो स्लाइम लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होती है, जबकि कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन, और बोथ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन पर मुश्तमिल हो सकता है। जो स्लाइम है इसका फंक्शन क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, जबकि जो कैप्सूल है ये थिकर होता है और गमी नेचर में ये कंसिडर किया जाता है, जो कि बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
जबकि जो तीसरा कंपोनेंट है सेल एनवेलप का दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल की डिटेल्ड डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सेल वॉल दैट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन में कहा जाता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के बेनेट टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड पर मौजूद होता है। बैक्टीरियल सेल में खास तौर पर जो सेल वॉल मौजूद होती है उसकी कंपोजिशन खास तौर पर पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हुई होती है। तो इसका मतलब मेन कंपोनेंट या बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। हम ये जानते हैं कि सेल वॉल ऑफ प्लांट और सेल वॉल ऑफ फंजाई डिफरेंट कंपोनेंट से बनी होती हैं, जो कि यूनिकनेस है पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इसकी जो फंक्शंस हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के वो क्या है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप को डिटरमिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, अलेक्जेंडर ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को डिस्कवर किया, जिसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ये स्टेनिंग का प्रोसेस जो है उसमें कहा जाता है कि कुछ बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो स्टेन होते हैं पर्पल, जो कि प्राइमरी डाई रिटेन करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये पर्पल कलर रिटेन करते हैं, जो कि प्राइमरी डाई होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। जबकि ग्राम नेगेटिव में कहा जाता है दे स्टेन्ड पिंक, और ये पिंक कलर जो है वो एक्चुअली सेकेंडरी डाई के रिटेन रहने की वजह से आता है। सो ग्राम पॉजिटिव रिटेन प्राइमरी डाई and gram negative will retain the secondary dye, so therefore they have ability to appear as purple or pink respectively। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक में नंबर ऑफ मेजर लेयर्स की बात करें तो जो सेल वॉल की लेयर्स हैं ग्राम पॉजिटिव में 1 होती है और ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स कंसिडर की जाती हैं। सेकेंड पॉइंट देखें केमिकल मेकअप या केमिकल कंपोजिशन। तो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस इस सेल वॉल का हिस्सा होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि बेसिक कंपोनेंट क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि ग्राम पॉजिटिव में 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सम बैक्टीरिया होता है, जबकि इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दैट इज ओनली 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सम बैक्टीरिया। जो दूसरा बेसिक कंपोनेंट है ग्राम पॉजिटिव में वो टिकोइक एसिड हो सकता है, लिपोटिकोइक एसिड हो सकता है और लिपिड्स होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। अब अगर यहां पे आप कंपैरिजन देखें तो दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि दोनों सेल्स में मौजूद हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में। फर्स्ट वन इज पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि 50% ज्यादा है ग्राम पॉजिटिव में और 10% जो कि कम होगा इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव में, और दूसरे नंबर पर लिपिड्स हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेल वॉल्स में हैं। अब लिपिड्स ग्राम पॉजिटिव में कम है 1 to 4% है और ग्राम नेगेटिव में ज्यादा है, रिलेटिवली मोर देन द ग्राम पॉजिटिव, दीज आर 11 to 12%। तो हमें इस लेवल पर भी कंपैरिजन याद रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस सेल में कम है और किस में ज्यादा है, और लिपिड्स किस सेल में कम है और ज्यादा है, और स्पेसिफिक परसेंटेज को भी याद रखना है एमसीक्यू के रेफरेंस से। ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो मेन रोल प्ले करती है थिकनेस में, जिसकी वजह से इसका जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव। तो क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होते हैं इस वजह से थिकनेस भी ज्यादा हो जाती है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो हमने पहले नंबर ऑफ मेजर लेयर्स में ये पढ़ लिया कि इसमें एक ही लेयर होती है, तो इसका मतलब आउटर लेयर नो, जबकि इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव 2 लेयर्स हैं, 1 विल बी आउटर एंड सेकंड विल बी इनर। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, क्योंकि पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो क्या कहा जाता है, द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो वो जो स्पेस है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव present in some bacteria, some gram positive bacteria, but in case of gram negative present in all gram negative
बैक्टीरिया। परमिएबिलिटी दैट इज एबिलिटी फॉर परमिशन देना, जिसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल या हम परमिएबल या नॉन परमिएबल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया में जब परमिएबिलिटी की बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव मोर परमिएबल होते हैं और ग्राम नेगेटिव लेस परमिएबल कंसिडर किए जाते हैं। अब ये था एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर सेल वॉल का, लेकिन ये याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि तमाम बैक्टीरियल सेल के पास सेल वॉल मौजूद हो। कुछ ऐसे बैक्टीरियम भी हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है। कुछ बैक्टीरियम में सेल वॉल की कंपोजिशन वेरी करती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताई माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल नहीं होती। इसी तरह से जो आर्कियोबैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते, बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और उसके साथ कुछ पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो इसका मतलब सेल वॉल वेरिएबल हो सकती है इन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस और इन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो सेल वॉल जो है ये एक मेन कंपोनेंट है सेल एनवेलप का। इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनल जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और डिफरेंट जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं, इनकी डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्रीवियसली हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को स्टार्ट किया और उसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसमें फ्लैजिला, पिल्लाई एंड सेल एनवेलप को डिस्कस किया। रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स को देखिए तो सेल मेम्ब्रेन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एक यूनिक सेल का या एक सेल का जो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो उसमें हम ये कहते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट इज प्रेजेंट जस्ट बीनेथ द सेल वॉल, तो सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है या इनर साइड पर मौजूद होती है। दूसरे नंबर पर ये थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है और उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल से इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, दे हैव नो स्टीरोल और कोलेस्ट्रोल, दे लैक स्टीरोल और कोलेस्ट्रोल इन देयर सेल मेम्ब्रेन। अगर फंक्शंस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है और उसके साथ साथ इसके साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, जिस वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन में एक्चुअली या सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। सेकंड कंपोनेंट देखिए तो दैट इज एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसके कैरेक्टरिस्टिक में इसकी जो अपीयरेंस है वो जेल लाइक होती है। इसकी लोकेशन देखें तो दैट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाइड। तो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड जो कि न्यूक्लियर मटेरियल है डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में, उसके दरमियान जो मटेरियल होगा, जो फ्लूइड होगा जेल लाइक, उसको नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये एक्चुअली प्रोटोप्लास्ट। अब देखिए तीन वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है साइटोप्लाज्म, दूसरे वर्ड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म एंड अनदर इज प्रोटोप्लास्ट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियर मटेरियल और या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है, जबकि अगर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्लस सेल मेम्ब्रेन यानी कि ऑल लिविंग कंटेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल को जब कंसीडर किया जाएगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रोटोप्लास्ट। और जब प्रोटोप्लाज्म कहेंगे तो फ्लूइड विदाउट सेल मेम्ब्रेन जब कहा जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। तो दो बुनियादी स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें प्रोटोप्लास्ट में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद क्या होता है, दैट कंटेन राइबोसोम, मीजोसोम, क्रोमेटिन बॉडी
एटसेट्रा, यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इट कंटेन ऑल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर इनमें से ये तीनों जो कंपोनेंट हैं उसमें एक न्यूक्लियोइड जो कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में मौजूद होता है, ये बैक्टीरिया जो है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डिस्क्रीट क्रोमोसोम नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर रीजन होता है या क्रोमेटिन बॉडी होती है या न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। अब देखिए हमने यहां पे कहा दे लैक डिस्क्रीट क्रोमोसोम, इनके पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है लेकिन क्रोमोसोम नहीं। वाई? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जब कंपैरिजन करते हैं यूकैरियोटिक सेल में तो हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं इन केस ऑफ क्रोमोसोम, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देयर आर नो हिस्टोन प्रोटीन, जिस वजह से डिस्क्रीट क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर है, सिंगल होगा एंड डबल स्ट्रैंडेड होगा। ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड नहीं होते। और इसका जो न्यूक्लियोइड है उसको अनदर नेम अगर देखें तो ये न्यूक्लियर बॉडी कहलाता है या क्रोमेटिन बॉडी कहलाता है। और अगर इस प्रोसेस को स्टेन करना चाहें तो फ्यूल्गन स्टेन जो है वो यूज किया जाता है फॉर द स्टेनिंग ऑफ द बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड। अनदर जो कंपोनेंट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरियल सेल में, उनको डिस्कस करने के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो डिफरेंट पार्ट में से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। अगर हम प्लाज्मिड को डिफाइन करना चाहें तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया के मेन न्यूक्लियर रीजन के अलावा अगर डीएनए मौजूद हो यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हो, ये डीएनए सिंगल होता है और डबल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसके फीचर्स देखें तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये किस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल और प्लाज्मिड में जो बेसिक डिफरेंस है, न्यूक्लियर मटेरियल हमेशा ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए जीन्स रखेगा, जबकि प्लाज्मिड के पास ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ये एसेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसके फंक्शंस में ये क्या करता है, ड्रग रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। इसके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो कि हैवी मेटल, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन कंसीडर किए जाते हैं। तो डिफरेंट जीन्स इस प्लाज्मिड के पास होते हैं जो कि एक्चुअली रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल सेल प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको यूज किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर। तो प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर इन केस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर कंपोनेंट देखें तो दैट इज अ राइबोसोम। जैसा कि मैंने शुरू में ये कहा कि बैक्टीरियल सेल के पास तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, जैसे कि राइबोसोम भी देखिए ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं, यानी कि इसमें आरएनए और प्रोटीन इक्वल कंसंट्रेशन में या इक्वल परसेंटेज में होते हैं, जिस वजह से इनको राइबोसोम या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहा जाता है। इनकी अपीयरेंस जैसा कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बैक्टीरियल सेल में नहीं होते, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम या तो फ्री फ्लोटिंग होते हैं साइटोप्लाज्म में या एसोसिएटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो जो राइबोसोम एसोसिएटेड होंगे या अटैच्ड होंगे वो किसके साथ हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसी वजह से जब राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द साइट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो राइबोसोम का मेन फंक्शन है वो क्या है, दैट इज फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो कि मैसेंजर आरएनए के पास मौजूद होती है उसको रीड करने के बाद अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में जोड़ने से प्रोटीन मॉलिक्यूल को असेंबल किया जाता है बाय राइबोसोम्स। अनदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज अ मीजोसोम। मीजोसोम को अगर डिफाइन करें तो ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस होती हैं इनर टू द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वेजिनेट की होती है या दसी होती है। तो इसको हम सिंपली कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस।
इसकी फॉर्म जो है वो वेजिकल लाइक हो सकती है, ट्यूब्यूल लाइक हो सकती है और लमेला लाइक हो सकती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। फंक्शन देखिए, मीजोसोम के फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि यहां पे वो एंजाइम्स मौजूद होंगे। एंजाइम एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि जो एक्सोसेलुलर एंजाइम्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में, सेल से बाहर भेजने में भी मीजोसोम अपना रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगे एंड सेल डिवीजन। तो ये मेन वो फंक्शंस हैं जो कि मीजोसोम्स यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वजह से परफॉर्म हो रही होगी। यहां पे ये बात याद रखना जरूरी है कि मीजोसोम एक्चुअली सेम फंक्शन परफॉर्म करता है एज क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी भी इनवर्ड इन्वेजिनेटेड थी, तो यहां पे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये उसकी जगह पर स्ट्रक्चर बनता है मीजोसोम्स। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में देखें तो स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन्यूल्स भी नजर आते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडी देखें तो इनका काम क्या है, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट या एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करते हैं। अब वो मटेरियल बेनिफिशियल हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। जब हम बेनिफिशियल मटेरियल की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन हो सकता है, सल्फर, फैट एंड फॉस्फेट। और जब हम वेस्ट मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें अल्कोहल को स्टोर किया जा सकता है, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो डिफरेंट मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है, इसलिए इनको स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेन्यूल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को देखने के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो अनदर कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पोर और सिस्ट। ये बुनियादी तौर पर दोनों डोरमेंट स्ट्रक्चर है। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, डोरमेंसी में होते हैं। अगर हम इनमें एक यूनिक डिफरेंस देखें तो स्पोर मेटाबॉलिकली डोरमेंट होता है, जबकि जो सिस्ट है वो थिक वॉल्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर होता है। स्पोर प्रोड्यूस कब होता है, दैट विल प्रोड्यूस एट लेटर स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ, जबकि जो सिस्ट है इसकी फॉर्मेशन होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स पे। और अगर हम इनकी जो अपीयरेंस है उसको देखें तो जो स्पोर है वो रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल लाइट, हाई टेम्परेचर, पीएच, डेसिकेशन एंड केमिकल एजेंट्स। तो ये वो डिफरेंट सब्सटेंस हैं या केमिकल्स हैं या एजेंट्स हैं जिनसे ये रेजिस्टेंट है, जबकि सिस्ट दैट इज ओनली रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन। और सिस्ट और स्पोर में अगर रेजिस्टिविटी की बुनियाद पर, रेजिस्टेंस की बुनियाद पर डिफरेंस देखें तो जो स्पोर है वो रेजिस्टेंट टू हीट है, बट सिस्ट जो है वो नॉट रेजिस्टेंट टू हीट है, जिसकी बुनियाद पर स्पोर को सिस्ट से डिफरेंट किया जा सकता है। यहां तक हमारा जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो कंटेंट है पीएमसी कंटेंट्स में दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब जब हम इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के कंटेंट को देखते हैं तो इंपॉर्टेंस 3 वेज में देखी जाती है, दैट इज मेडिकली इंपॉर्टेंस, दैट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब अगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो बैक्टीरिया हैं ये डीकंपोजर के तौर पर काम करते हैं। हम जानते हैं हमारी लाइफ में या अर्थ पर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म डीकंपोजर के तौर पर काम करते हैं, वन इज बैक्टीरिया एंड सेकंड इज फ्यू फंजाई। तो फंजाई और बैक्टीरिया डीकंपोजर के तौर पर काम करते हैं और डीकंपोजर होने के साथ साथ ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन, ये वो न्यूट्रिएंट हैं या मटेरियल हैं जिनकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे हम स्टडी करते हैं बाय बैक्टीरिया। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिक गेन या इकोनॉमिक लॉसेस की सूरत में बैक्टीरिया जो है उसमें इंपॉर्टेंस हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि फूड इंडस्ट्री है, ड्रग, वैक्सीन और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ये डिफरेंट वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे जो डिफरेंटली बैक्टीरिया
हमें बेनिफिट्स या लॉसेस जो हैं वो दे सकते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरियल एस्पेक्ट से मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स या मुख्तलिफ ऐसे केमिकल्स हासिल करते हैं, सिंथेटिक्स हासिल करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक लॉसेस में देखें तो बैक्टीरिया स्पॉइलेज ऑफ फूड के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक बड़ा लॉस समझा जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। मेडिकल इंपॉर्टेंस देखें तो जो बैक्टीरिया है वो कुछ तो नॉर्मल बायोटा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी का नॉर्मल माइक्रोबिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे गट माइक्रोब्स हैं, जो कि हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स कंसीडर किए जाते हैं, जो नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पैथोजेनिक टू ह्यूमन है या डिजीज काजिंग टू ह्यूमन है। अभी तक हमारी बुक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 200 डिजीज काजिंग स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर की जा चुकी हैं, जिनसे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। अब इस मेडिकल इंपॉर्टेंस के बाद हम देखते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या जिन बैक्टीरिया से हमें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंच सकता है, उसको कंट्रोल करने का वे क्या है। तो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हम दो बेसिक कंट्रोल पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल कंट्रोल एंड सेकंड इज केमिकल कंट्रोल। जब फिजिकल कंट्रोल की बात करेंगे तो इसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं स्टेरिलाइजेशन, दैट इज डैमेज और किल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी चीज को तमाम फॉर्म ऑफ लाइफ से या पर्टिकुलरली बैक्टीरियल कंटेंट से प्योर करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। जब हम फिजिकल कंट्रोल करते हैं तो उससे हम किसी भी चीज को किस तरह से प्योर कर सकते हैं, उसके लिए 3 वेज यूज किए जाते हैं। कौन सा? हीट यूज की जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज की जा सकती हैं और फिल्ट्रेशन यूज किया जा सकता है, यानी कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए किया जा सकता है। सबसे पहला देखें हीट। हीट दो सूरतों में की जा सकती है, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, जिसको स्टीम हीट का नाम भी या स्टीम का नाम भी दिया जाता है। ड्राई हीट का मैकेनिज्म क्या है? ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल किल हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। और मॉइस्ट हीट जो है या स्टीम जो है वो प्रोटीन कोएगुलेशन करती है, वो भी बैक्टीरियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोक देती है। तो ये फिजिकल कंट्रोल में कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है वो यूज की जाती हैं, जिसमें 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ हाईली इफेक्टिव होती है और इस कंडीशन में गामा रेज जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंसीडर की जाती हैं टू किल द बैक्टीरियल कंटेंट। इसके अलावा ऐसे कंपोनेंट जिनको हम हीट से आइसोलेट नहीं कर सकते, यानी कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए, बैक्टीरियल कंटेंट से फ्री करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो फिल्ट्रेशन है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के जरिए हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, जैसे जो लिविंग कंटेंट्स में मौजूदा कंपाउंड्स हैं, जैसा मॉलिक्यूल में अगर हम देखें कि हार्मोन्स हैं, सीरा है, प्रोटीन्स हैं, अगर उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं या प्योरीफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो कंट्रोल के अंदर फिजिकल कंट्रोल में ये डिफरेंट वेज इस्तेमाल किए जाते हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में जो सेकंड वे इस्तेमाल किया जा सकता है दैट इज एक्चुअली केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल को समझने के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। केमिकल कंट्रोल में जैसा कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट वेज से हैं, तो केमिकल कंट्रोल में जो डिफरेंट केमिकल या एजेंट्स यूज किए जाते हैं वो एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं और कीमोथेराप्यूटिक्स हो सकते हैं। जब हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं तो ये ऐसे केमिकल या एजेंट्स हैं जो कि ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग टिश्यू, यहां पे कीवर्ड ऑन है, यानी कि अगर लिविंग टिश्यू की सरफेस पर इस्तेमाल किया जाए तो एंटीसेप्टिक होगा, और अगर इन लिविंग टिश्यू, ये कीवर्ड है, यानी कि अगर लिविंग टिश्यू के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो कीमोथेराप्यूटिक्स या एंटीबायोटिक्स भी इनको नाम दिया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं, यानी कि केमिकल मेथड दो बेसिक कंपोनेंट के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब लिविंग थिंग्स में फर्दर दो क्लासिफाई किया गया, ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग टिश्यू
और इन द लिविंग टिश्यू, तो ऑन द सरफेस के लिए एंटीसेप्टिक और इनसाइड के लिए लिविंग टिश्यू जो है वो कीमोथेरेपेटिक्स यूज किए जाते हैं। जब हम डिसइंफेक्टेंट्स देखते हैं तो ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और अगर एग्जांपल्स देखें तो डिसइंफेक्टेंट्स में हैलोजेंस, फिनोल्स, अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटाशियम परमैंगनेट जो है उनको कंसिडर किया जाता है। और अगर कीमोथेरेपेटिक्स में जो कि नेचुरल डिफेंस के साथ मिलकर काम करती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसमें कुछ एग्जांपल दी गई जैसा कि सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। हम ये जानते हैं पेनिसिलिन वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड, फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक विच वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इस बुनियाद पर जो डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं उसके बाद उनको डिस्कवर किया गया। अब जो ये डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दो वेज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक हो सकता है माइक्रोबाइसिडल, यानी कि माइक्रोब्स को किल कर दिया जाए। माइक्रोबाइसिडल, यहां पे वर्ड से हम याद रख सकते हैं, माइक्रोबाइसिडल में साइड का वर्ड यूज हो रहा है। सुसाइड, साइड का लफ्जी मतलब होता है किल, यानी कि अगर आप माइक्रोब को किल कर देंगे किसी भी प्रोसेस के जरिए या किसी भी कंट्रोल मेथड के जरिए तो माइक्रोबाइसिडल होगा। दूसरे नंबर पर होता है माइक्रोबायोस्टैटिक। अब माइक्रोबायोस्टैटिक में स्टैट, अब दो वर्ड पढ़ते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देना, माइक्रोबायोस्टैटिक कहलाएगा। और अगर बैक्टीरिया को किल कर दिया जाए तो कहलाता है माइक्रोबायोसिडल इफेक्ट। तो डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए माइक्रोब्स को किल किया जाता है, जिसमें माइक्रोबायोसिडल और माइक्रोबायोस्टैटिक वेज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब किल करने के लिए एंजाइम डीनेचरेशन हो सकती है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में डैमेज जो है, या ऑक्सीडेशन, या और डिफरेंट प्रोसेस जो है वो एंटीबायोटिक्स के जरिए किए जा सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है दैट इज अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब देखिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है, यानी कि अगर डिजीज से प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए उसे नाम दिया जाता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो प्रिवेंशन के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीकेंड और हाफ किल्ड माइक्रोब्स इनसाइड द बॉडी। अब इस प्रोसेस में, वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वीकन और हाफ किल्ड माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया जाता है और बॉडी के नेचुरल डिफेंस को बूस्टअप किया जाता है, जो कि डिफेंस करता है, इम्यूनाइज करता है। इसी वजह से इसको इम्यूनाइजेशन का नाम दिया जाता है। यह पहली दफा एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं बता पाया था, जिस मैकेनिज्म को लुईस पास्चर ने चिकन कॉलरा पे एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया। और इसने एडवर्ड जेनर को ऑनर देते हुए काओ वर्ड लैटिन वर्ड से था जो कि वैक्सा, जिस वजह से उसने इसके लिए वैक्सीनेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, या इम्यूनिटी इनहैंसमेंट होता है जिस वजह से इसको इम्यूनाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली इसका प्रोसेस फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था एडवर्ड जेनर ने अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और इसको मैकेनिज्म के तौर पर एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज लुईस पास्चर अगेंस्ट चिकन कॉलरा एंड एंथ्रॉक्स। तो दोनों डिजीजेस के लिए बाद में इस प्रोसेस को उसने जो है वो इवेलुएट किया। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको, जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं, उनके यूजेस और मिस यूजेस क्या हो सकते हैं। हम देखिए किसी भी एंटीबायोटिक को लाजमी याद रखिए, एंटीबायोटिक्स इज अगेंस्ट द लाइफ, ग्रीक वर्ड है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले केमिकल्स को, एजेंट्स को हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज किया जाए, ये एंटीबायोटिक्स का प्रिंसिपल है। अगर इसके जो केमिकल्स हैं देखें तो ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड होते हैं। कोई एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है जो कि सिंथेटिक हो, सिंथेटिक इन ओरिजिन हो। हमेशा सिंथेसाइज्ड किससे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, विच आर सम बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड फंजाई। अब एक एंटीबायोटिक डिस्कवर होने के बाद, उसके स्ट्रक्चर को जानने के बाद उसको सिंथेटिक बनाया जा सकता है, लेकिन ओरिजिन हमेशा क्या होगा,
लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया हो सकता है, एक्टिनोमाइसिटीज या फंजाई। अब जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं उनके मिस यूजेस क्या होते हैं? जनरल मिस यूज क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग एंड डिस्टर्बेंस इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, जब भी हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस या डिस्टर्बेंस इन बॉडी मेटाबॉलिज्म आएगा, उसकी वजह क्या होगी? एंटीबायोटिक का मिसयूज होता क्या है? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज ना करना, प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ डोज को मेंटेन ना रखना। ये दो चीजें जो हैं वो मिसयूज का सबब बनती हैं। और साइड इफेक्ट्स में कुछ एग्जांपल दी गई, जैसा कि पेनिसिलिन, जो कि अगर पेनिसिलिन जो है वो उसको यूज किया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो डेफनेस है, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो कंप्लीट डिसकलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका मतलब हमें प्रॉपर डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ डोज, प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ डोज जो है वो उसको यूज करना होता है, ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी ना आए और ड्रग मेटाबॉलिज्म जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब भी ना करे। यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।